नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग। आज के जो टॉपिक देखने वाले हैं आपके 6 सितंबर 2026 का जो एग्ज़ाम होना है सीटेट का, उसी के संदर्भ में है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसी के संदर्भ में। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न ना आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगर आपने पिछले एग्ज़ाम दिलाया है उसमें आप देख सकते हो, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं क्योंकि आपके टॉपिक में है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है। देखो, सबसे पहली बात ना आप ये समझो कि हम लोग एक शब्द सुनते हैं कि व्यक्ति जो होता है वह सामाजिक व्यक्ति होता है या सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी क्यों? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो होता है वहाँ बिना समाज के नहीं चल सकता। उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक से बीच में जितने भी घटना होता है, कुछ भी घटना, चाहे उनका जन्म हो, उनका शादी विवाह हो, या समाज के साथ रहना हो, या उनका मृत्यु हो, सब के सब घटना एक सामाजिक दायरे के अंतर्गत होता है। यानी कि समाज से बाहर वहां नहीं जा सकता। अगर वो खुद भी समाज से बाहर जाना चाहे तो वह नहीं जा सकता। कहीं न कहीं एक समाज के माध्यम से जुड़कर रहना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस है और ये जो कार्यक्रम है, ऐसा नहीं कि अभी का है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर, तब से वहां एक सामाजिक प्राणी की भूमिका में रहता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि समाजीकरण का अर्थ है, क्या हो सकता है समाजीकरण का अर्थ है। आपने यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसे आराम से पढ़ना और पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर देने का प्रयास करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जो तैयारी है वह अच्छे से रहेगा। अच्छा, इसमें ना आपको ये भी बताना है कि आपका 30 में से कितना सही गया है। ठीक है, चलिए, समाजीकरण का जो अर्थ होता है समाज में समायोजित होना, अपने आप को समाज में समायोजित करना है। यानी कि हम समाज में घुल मिल जाए, हमारी बातों को, हमारे विचारों को वहां पर प्राथमिकता दें और समाज में जो भी गतिविधि होता है उसमें हम भी अपनी भूमिका निभा सके। यही जो समाजीकरण का अर्थ होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। बताओ, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है तो उनमें खाली स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। अब बताओ, समाज में महत्व किन किन चीजों को दिया जाता है। ऑप्शन तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मानकों को, मूल्यों को, विश्वासों को, ये सभी है। क्या आ जाएगा बताओ इसमें? ये सभी रहेगा, क्योंकि समाज में अगर आपको रहना है, समाजीकरण की प्रक्रिया से आपको गुजरना है, तो कहते हैं ना, एक लोगों में मानकों की, यानी कि आपकी जो भूमिका है, आपके जो मूल्य है और आप पर जो विश्वास है समाज को करना चाहिए, और जो समाज है, समाज का विश्वास आपको भी करना है। तो ये क्या है, समाजीकरण की एक प्रक्रिया है और ये धीरे धीरे चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाता है। अब जैसे कि देखो, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, समाज में रहना चाहता है, तो कैसे रह सकता है वहां? भाई, उनका कुछ न कुछ मानक मूल्य तैयार होता है, जिसमें उसमें संस्कार होता है, उसमें धर्म होता है, संस्कृति होती है, मानवीय मूल्य होते हैं, नैतिक विचार होते हैं, इत्यादि से तो सीखते हैं ना व्यक्ति। और यही जो सीखने की कला है एक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। देखो, यहां पर क्या बोला गया है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, अभी बताया था, है ना, उसमें जो उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है अनुकरण को, तो क्या रहेगा? परिवार और पड़ोस। यहां पर देखो अनुकरण लिखा है, अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाना है, तो ये जो होता है आवश्यक तत्व एक परिवार और एक पड़ोस की भूमिका होती है। एक जैसे कि बच्चे हैं, अब बच्चे में समाजीकरण की जो शिक्षा है, समाजीकरण का जो पाठ है, वो कहाँ से सीखते हैं? पहला चरण कहाँ से होता है? अपने परिवार से होता है ना।
अपने पड़ोस से होते हैं ना। तो यही है सामाजिकरण की प्रक्रिया में, जहां अनुकरण को उपयोगी बनाना है और विकासात्मक बनाना है, तो इसके लिए आवश्यक जो तत्व है वहां एक परिवार एवं पड़ोस होता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। चौथा प्रश्न है, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। किस विचारक का कथन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक है ना, आप समझना, कई लोग काम करते समाज में रहकर तो क्या बोलते हैं, मैंने किया। तो भाई तुमने किया, ये क्या है? ये अभिमान है। या ऐसा हो रहा है कि जो समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं उनको आपने छोड़कर अपने आप को ही ज्यादा महत्व दिया है, मैंने। जबकि सामाजिकरण में सबसे मूलभूत क्या है, मैं की भावना को हटाकर हम की भावना होनी चाहिए। यानी कि मैंने नहीं किया है, हमने किया है। हमने अर्थात सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया है, ये जो होता है विचार। और जो ये विचार है रॉस महोदय का है, याद रखना, रॉस महोदय का। ठीक है, ए ऑप्शन सही रहेगा, सॉरी बी ऑप्शन सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? अब देखो, अभी एक बताया था रॉस के बारे में, इन्होंने मैं नहीं कहा है, इन्होंने हम की भावना का विकास किया है। लेकिन यहां पर एक और सिद्धांत आता है, मैं और मुझे। ये जो सिद्धांत है वहां किसने दिया है? मिड ने दिया है, याद रखना, मिड। अब देखो यहां पर मिड कौन है? तो मिड जो है एक मनोवैज्ञानिक है, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिकरण की प्रक्रिया को एकदम बारीकी से देखा है, उसे जानने का प्रयास किया है। छठवां प्रश्न देखो, यहां पर ना मिड का एक उसके बारे में देखते हैं। हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे अवधारणा विकसित होने लगती है। बालकों के बातों या व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये सभी मिड ने अपनी जो सिद्धांत है उसमें दिया है। छठवां प्रश्न है, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के अंतर्गत यह किसका मत है? बताइए, यह जो है किसका मत है जिन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा होता है? बिल्कुल सही बात है भाई। हर इंसान, देखो, मनुष्यों का अलग समाजीकरण है, या कह सकते हैं अलग अलग गांव का अलग अलग समाज है, अलग अलग राज्य का, अलग अलग जिला का, अलग अलग शहर का, सबका अलग अलग समाजीकरण होता है। अपना अपना एक विचार होता है, सिद्धांत होता है, अपना अपना एक कह सकते हैं उसमें आदर्श स्थापित करता है, संस्कार होता है। तो ये जो विचार है सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, यह किसका मत है, किसने दिया है? तो दुर्खिम ने दिया है। दुर्खिम ने यह सिद्धांत दिया है, यह मत दिया है। सातवां प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है, वहां क्या होती है? ऑप्शन को पढ़ना है आपको। सही जवाब आ जाएगा इनका बौद्धिक विकास करना। भाई टीचर का काम क्या है? स्कूल में पढ़ाना है बच्चों को, पढ़ाने के साथ साथ उनका समाजीकरण के क्षेत्र में बौद्धिक विकास करना आंसर सही रहेगा। अब जैसे कि उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, ये जो है एक टीचर की भूमिका नहीं है। भाई कल के डेट में आप टीचर बन गए तो आपकी भूमिका क्या है? बच्चे को पैसा देना थोड़ी है, या बच्चे के कोई काम कर रहे हैं उसमें जाकर हाथ बटाना, ये नहीं है आपको। यानी कि आपका काम जो है ज्ञान देना है, और वो ज्ञान के माध्यम से बच्चे में समाजीकरण की भावना का विकास करना है। यही इसका आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। आठवां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? बताइए। मान लो जाए आप अपने जो क्लास है उसमें बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या क्या कदम उठा सकते हो? यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया है। जैसे कि पहला क्या है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित करेंगे, समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर क्या जाएगा, देखो ये सभी सही रहेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल की जो परंपरा है उससे परिचित कराना चाहिए, है ना। उसमें सामाजिक आदर्श स्थापित करने के लिए उनके उदाहरण देना चाहिए,
और साथ ही जो प्रचलित मान्यता है समाज में उन सभी के बारे में इनको जानकारी देना चाहिए। तो ये सभी आंसर सही रहेगा जो कि डी में है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त खाली स्थान में भी सहायता करती है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें। भाई आप कभी कभी देखना पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ एक सामाजिक गतिविधि करना चाहिए, यानी कि सबको सामूहिक ढंग से लेकर कुछ गतिविधि करो, ऐसा गतिविधि जिसमें सीखने के जो कार्य है उसे सुगम बना सके, अतिरिक्त ढंग से बना सके। और ये जो है आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, क्योंकि बच्चे में जैसे पढ़ाई कर रहा है 50 जने बच्चे अलग अलग, लेकिन उसी को एक होमवर्क दो, सभी के लिए कुछ ऐसा कार्य दो जिसमें एक दूसरे की सहायता करने पड़े। इसमें होगा क्या, उनकी सामाजिकरण की भावना भी बढ़ेगा, साथ ही एक दूसरे को जानने पहचानने का समय भी मिलेगा, और साथ ही जो बच्चे हैं जो अलग अलग रह रहे हैं वो सभी एक दायरे में आकर कार्य करता है। तो इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताओ कौन सा कारक है जो बच्चों के सामाजिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी याद रखना है। जैसे कि ये सभी लिखा है, इसका मतलब हर बार यही सही नहीं हो जाता। पहले करते तो क्या थे कि जहां पर ये सभी लिखा है इसका मतलब वो सभी आंसर सही रहेगा, लेकिन आजकल के जो क्वेश्चन का प्रोसेस आता है, लेवल आता है ना, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। याद रखना है बच्चों में जो सामाजिकरण की जो भूमिका होती है, वहाँ बच्चों में लालन पालन किस प्रकार से होता है, उसमें सहानुभूति है, उसमें परिवार है, पड़ोस की भूमिका क्या होती है, सभी इन पर प्रभाव रहता है, इनका भूमिका निभाता है। 11वां नंबर का प्रश्न है, सामाजिकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? देखो जैसे कि हम लोग सीडीपी के अंतर्गत और जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखने को मिलेगा आपको एक समय आता है किशोरावस्था का। किशोरावस्था का जो समय है 12 से 18 वर्ष कहा गया है। लगभग जर्नल सभी वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दिए हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे में हम उम्र की जो भावना आ जाती है, यानी कि एक साथ रहना है। विपरीत लिंग का प्रभाव भी देखने को मिलता है, लड़का लड़की में प्रेम भी हो जाता है इस समय। और कहीं न कहीं ढंग से जब भी वहां कार्य करेगा एक समूह बना के कार्य करते हैं। यानी कि प्रश्न क्या बोला गया है, किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूह को समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो ये किशोरावस्था में होता है। अब बाल्यावस्था में जो 2 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसमें हम की भावना होता है क्या? नहीं, उस बात उसको तो खेलना है, मौज करना है, मस्ती करना, बस इतना तक ही सीमित है। लेकिन 12 से 18 वर्ष की उम्र एक ऐसा उम्र है जिसमें बच्चे में सामाजिकरण की जो प्रवृत्ति होती है वह सबसे अधिक होती है। 12वां नंबर का प्रश्न है, किसी बालक के सामाजिकरण में धर्म का महत्व है? बताइए, किसी भी जो बालक है उसमें सामाजिकरण होना है तो उसमें धर्म का महत्व क्या है? आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में? तो दोस्तों इसका आंसर डी रहेगा। देखो आप देखना, जैसे कि मैं बात करता हूं धर्म के बारे में, ठीक है, अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अलग अलग है। तो उसमें कहीं ना कहीं अपने अपने धर्म में एक आदर्श स्थापित रहते हैं, एक आदर्श विचार रहते हैं, एक आदर्श अनुकरण रहते हैं। जैसे कि अगर हिंदू धर्म हम देखें तो फिर बढ़िया उदाहरण देते हैं स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण, गौतम परमहंस का। तो ये क्या है, बड़े बड़े जो आदर्श व्यक्ति है, जो विचारधारा है, जो संत है, उनको अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमको सीखने को मिलता है, साथ ही उससे संस्कार बढ़ता है। तो ये जो है किसी भी बालक में जो सामाजिकरण की भूमिका में धर्म का महत्व होता है, वो ये आदर्श है, अनुकरण है, संस्कार, ये तीनों में देखने को मिलता है, और डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चों की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। सामाजिकरण याद रखना है हमेशा, बच्चों में से एक बच्चे का काम नहीं है ये एक पूरे ग्रुप मिलकर होता है।
तो भाई खेल कूद ही एक ऐसा है विषय है, एक ऐसा है जिसमें बच्चे में सामाजिकरण की भूमिका डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। अब कोई बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें सामाजिकरण की प्रक्रिया या सामाजिकरण सीख रहा है, ऐसा नहीं है। खेल कूद की भावना, जहाँ खेल कूद की भावना आ गया तो एक टीम वर्क का काम करता है, सबको साथ लेकर चलने का काम होता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, यह दर्शाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर में ज्यादा बात नहीं करते, एकदम चुपचाप रहते हैं, अपना काम से मतलब, लेकिन वही जब विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो बात करने के जो तरीका है वहाँ बदल जाता है, बहुत ज़्यादा बात करते हैं या अपने विषय पर आ जाते हैं। तो ये जो दर्शाता है वहाँ उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी कि आपको आपकी विचारधाराओं का महत्व जहाँ पर मिलता है आप वहीं पर ही बात करना। ये जो बहुत अच्छा जानकारी है, ठीक है भाई। मैं अगर किसी को समझा रहा हूँ और सामने वाला समझ नहीं रहा है तो ऐसे स्थिति में चुप रहना ही श्रेष्ठ है। मैं अपने विचारों को दे रहा हूं, सामने वाला अगर समझ रहा है इसका मतलब आप सही जगह पे हो, और यही कृतिका के साथ है। कृतिका को घर में मौका नहीं मिलता लेकिन स्कूल में मौका मिलता है, तो उनके विचारों को महत्व दिया जाता है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, बताइए। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से, है ना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य यही है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। सामाजिकरण किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति? अब देखो जिज्ञासा बच्चों में, जैसे कि आपके घर बच्चा है, आप देखना वो एक प्रारंभिक बाल्यावस्था काल जो में रहता है तो सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहता है कि ये क्या है, वो क्या है, इसमें क्या होता है, ऐसा करने से ये क्या होता है, ये क्या है, जिज्ञासा प्रवृत्ति है। अच्छा, ये जिज्ञासा जो है कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही जो है बच्चे में सीखने की सबसे पहली प्रक्रिया है। बच्चे सीखता है कि ये क्या है, अब आप उसे बताओ कि ये क्या है, गाड़ी है, कार है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है, तब उसको पता चलेगा कि ये है। या किसी रिश्तेदार के बारे में बताओ या किसी समाज के बारे में बताओ, समाज के बारे में, तो ये क्या है, सीखने की पहली प्रक्रिया है। तो ऐसे में प्रारंभिक बाल्यावस्था काल है जिसमें बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। कथन और तर्क। कथन में क्या है, बच्चों में, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, टीवी रियलिटी शो जो है गांव में नहीं होता है, ये शहरों में होता है, और जो बच्चे देखते हैं तो ये तो लगभग सही लग रहा है मुझे, है ना। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, तर्क कि इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो ये भी सही है। इसका मतलब आ और ब दोनों सही हैं, लेकिन जो तर्क है यानी कि ब है, आ की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। सामाजिकरण है, बताइए सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण क्या होता है? बार बार यही प्रश्न आता है, तो फिर आपको याद होना एकदम से लाजमी रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वही है लेकिन इसको घुमा घुमा कर बार बार ये पूछ रहा है। भाई सामाजिकरण क्या है? आपके समाज है आपका, अब उस समाज में कुछ न कुछ तो नियम कायदे कानून तो बनाया होगा, अब उस नियम कायदे कानून के या मापदंडों के या मानदंडों के साथ अपने व्यवहार को या अपने आप को ढालना ही क्या है, समाजीकरण है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन बैठाना, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, निम्न में से कौन सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? बताओ, निम्न में से कौन सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय या इको क्लब? क्या हो जाएगा इसका आंसर?
सार्वजनिक पुस्तकालय। आप देखना सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। पुस्तकालय क्या है? निष्क्रिय एजेंसी। आप वहां पर जाकर तरह तरह के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समाज के बारे में जान सकते हो। कहते हैं ना, कोई भी जो विचारक होते हैं वह लिखता है ना, तो अपने श्रेष्ठ शब्दों को वहां पर पिरोते हैं, श्रेष्ठ शब्दों को वहां पर लिखते हैं। इसलिए हमें सब बुक को अच्छे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई फालतू चीज नहीं लिखा रहता, उसमें सही ज्ञान लिखा रहता है। अगला, निम्न में से कौन बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? क्या लिखा है? बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। एक एक को पढ़ते हैं, जैसे कि समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। ये जो क्या है, समाजीकरण की प्रगतिशील मॉडल के यहाँ उदाहरण सही हैं, लेकिन अपने को सही नहीं लिखना है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये भी सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, प्रगतिशील मॉडल अगर देखना है समाजीकरण के लिए विद्यालय में, तो संदर्भ में सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्योंकि भाई कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, तो नहीं। यहाँ पर जो है प्रजातंत्र कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे समाज है वहां पे होना चाहिए। क्लास में कोई प्रजातंत्र होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों में प्रजातंत्र नहीं, भाई प्रजातंत्र के लिए एक अलग जगह है, एक अलग प्लेटफॉर्म है। बच्चे को बच्चे रहने दो, और ये विद्यालय तक ही सीमित है। तो फिर हल के रूप में सी ऑप्शन सही रहेगा, जो संदर्भ में सही नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से। 21वां प्रश्न है कथन और तर्क। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से सीखते हैं, तो गलत। केवल नहीं भाई, केवल में आ जाता है सिर्फ अभिभावक ही बताते हैं क्या? नहीं, आस पड़ोस है, समाज के लोग हैं, ये भी शामिल हो जाएगा। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद तर्क है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया, ये भी गलत। भाई सरल और रेखीय यानी कि सीधी प्रक्रिया नहीं, समाजीकरण एक सरल प्रक्रिया नहीं है, ना ही एक रेखिक प्रक्रिया है। इसे सिखाना पड़ता है बच्चों को। तो फिर हाल के रूप में कथन अ और तर्क ब दोनों गलत है, जो कि सी ऑप्शन सही रहेगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? अब जैसे कि मैंने बताया था ना, प्राथमिक कारण, भाई छोटा सा बालक है, वो कोई समाज में जाएगा नहीं, तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास ही रहेगा, अपने परिवार के पास ही रहेगा। तो ये जो होता है निकट स्तर जो परिवार है, यानी कि जो नजदीक के परिवार है, यही इनके समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। उसके बाद पड़ोसी आता है, पड़ोसी के बाद समाज आता है, उसके बाद विद्यालय आता है। ये सभी लगातार प्रोसेस हैं। फिर हाल के रूप में जो प्राथमिक कारण कहा है, यहाँ उनके निकट के परिवार होता है। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाता जा रहा है। कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है? कौन सा कथन सबसे उपयुक्त कथन है, बताइए। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो इसके लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ए ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, तो गलत। केवल में यही गलत है। जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, ये सही रहेगा। जन संचार का माध्यम क्या है? अभी टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ है ना, और इसके माध्यम से लोग जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कहीं न कहीं एक डिजिटल ढंग से सीखने को मिलते हैं। बच्चे संसार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता, गलत। वहां कर सकता है। डी ऑप्शन, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञान और क्रिया के लिए एक अच्छा माध्यम है, तो ये जो है गलत रहेगा। ये भी संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञान और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, गलत। तो आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार खालिस्तान भूमिका निभाता है, तो ये रहेगा और रोमांचकारी है। देखो परिवार रोमांचकारी क्यों कहा है भाई? एक तो गौण भूमिका हो ही नहीं सकता, मुख्य भूमिका हो ही नहीं सकता,
क्योंकि मुख्य भूमिका के लिए सब अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। क्रम महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं हो सकता। रोमांचकारी होता है, यानी कि शुरुआती यही से होता है, इसलिए हम कह सकते हैं रोमांचकारी है। चलिए आगे देखते हैं, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। इसमें ज्यादा कोई ढूंढने वाला प्रश्न नहीं है। बच्चे का जन्म होते ही वह सामाजिक प्राणी कहलाते हैं और जन्म के बाद से ही वह सामाजिक व्यवस्था के तहत जुड़ने लगता है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, बताइए सबसे अधिक गहन और समाजीकरण होता है वहां, जस्ट बताया था आपको 12 से 18 इसमें जो होता है, और ये किशोरावस्था के दौरान होता है। आप देखना किशोरावस्था के दौरान अभी बताया था ना, हम की भावना आ जाता है, सभी एक दूसरे को साथ में लेकर चलता है, कहीं न कहीं एक विपरीत लिंग की भावना आ जाता है, और विचारधारा इसमें भी पनपने लगता है। और ये ऐसा विचारधारा है जो कि ये चाहता है कि समाज में उनकी बातों को देखा जाए, उनकी बातों को कदर दिया जाए या उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। तो ये सभी जो है किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलता है। दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न है कि अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार खालिस्तान रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने क्लास में, छोटे छोटे बच्चों की क्लास में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है इसको बच्चों में सिखाना है, तो इसके लिए शिक्षक की व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक तो है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, किंतु कठोर गलत, अगर आप ऐसा सोच रहे तो गलत है। सहानुभूतिपूर्ण जरूर होना चाहिए, लेकिन उस सहानुभूति में स्नेह होना चाहिए। जहां अगर सहानुभूति के साथ अगर कठोर की भूमिका निभाते हो तो बच्चे आपसे दूर हो जाएगा और वहां सामाजिकरण की प्रक्रिया आपसे नहीं सीखेगा। तो सबसे बेहतर यही है कि उसे प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, है ना, सहानुभूति पूर्वक सिखाना चाहिए। तो फिर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो क्या प्रक्रिया है? मित्रों के साथ सामाजिक बनने का? नहीं। घुलने मिलने एवं समायोजन करने का? यह भी नहीं। एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने का? नहीं। तो फिर समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने का है, और ये समाज में रहकर किया जा सकता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है ना समाजीकरण की प्रक्रिया, यहां से प्रश्न आते हैं, इसलिए बार बार कह रहा हूं वीडियो को अच्छे से देखना, और जहां पर आपको समझ नहीं आता तो आप बुक के माध्यम से देख सकते हो। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, तो प्राथमिक कारण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राथमिक कारक उसके माता पिता, उनके परिवार होते हैं। द्वितीय कारण जरूर हो सकता है, क्योंकि यहां से बच्चे कहाँ जाते हैं? सीधा स्कूल जाते हैं और वहीं पर ये सीखने को मिलता है। तो द्वितीय कारक इसका आंसर सही रहेगा। अंतिम कारक नहीं हो सकता। अंतिम कारक किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि जहां से भी ज्ञान मिलता है वो सभी सीखने का होता है। इसलिए हम किसी विद्यालय है, परिवार है या किसी व्यक्ति को अंतिम कारक नहीं कह सकते। दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? निम्न में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? मीडिया, परिवार, विद्यालय या सरकार? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट करके बताएं, और आपको ये भी बताना है कि 30 में से आपका कितना सही गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।